जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर, जो कि बहुत ही इजी है। बट बहुत सारे बच्चे जब इसको पढ़ लेते हैं, कई तरह के वीडियो पढ़ते हैं, 5 तरह के कह लेते हैं, 6 टीचर से कह लो, बहुत सारे टीचर से वो वीडियो पढ़ लेते हैं, फिर भी एक छोटा सा मिस्टेक अगर उससे हो जाता है तो एग्जाम में उसकी क्वेश्चंस गलती हो जाती है, क्वेश्चन में गलतियां हो जाती है। ठीक है, आपको मैं जो ये कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ही डीप में ले जाकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक एक पॉइंट्स में आपको इसमें बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं आपके कैलेंडर चैप्टर को। आपके इस कैलेंडर चैप्टर को मैं 3 टाइप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि किसी एक ही टाइप के वीडियो को नहीं पढ़ें, तीनों टाइप के वीडियो पढ़ेंगे, तब जाके आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, या किसी भी तरह के पुलिस का एग्जाम हो, क्योंकि बैंक में ये कैलेंडर चैप्टर नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कैलेंडर चैप्टर की। तो कैलेंडर हम जानते हैं, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग। क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। तो कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? तो कैलेंडर में एक 365 दिन का भी वर्ष होता है, 366 दिन का भी वर्ष होता है। 365 दिन कुछ घंटे होते हैं, जो हर 4 साल पे जाके ये 366 दिन हो जाता है। तो 365 दिन वाला जो वर्ष हुआ हमारा, उसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं, और जो 366 दिन वाला हो जाता है उसको हम लोग अधिवर्ष कहलाता है, जिसको इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। तो देखते हैं कि साधारण वर्ष, जैसे हम लिखते हैं कि एक साल में 365 दिन भी होता है, 366 दिन भी होता है। जो 365 दिन होता है उसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। और जो 366 दिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें फैब जो होता है वो हमारा 28 दिन का होता है। फैब क्या होता है? 28 दिन का होता है, और इसमें फैब हमारा 29 दिन का हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा अधिवर्ष कहलाया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट में पर चलते हैं, और हम लोग देखते हैं कि चलो हम जान गए कि अगर फैब जो है फरवरी में 28 दिन है तो वो हमारा साधारण वर्ष कहलाया, और फैब में 29 है तो वो हमारा अधिवर्ष कहलाया। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 2014 क्या साधारण वर्ष था या अधिवर्ष था, कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा लीप है और कौन साधारण है? तो हम लोग, पहला पॉइंट ये था, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि वर्ष की पहचान। वर्ष की पहचान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे दें 2014। ठीक, 2014 दिया जाए और हम आपसे पूछें कि ये कौन सा वर्ष है, सॉरी ये साधारण है या अधिवर्ष है। ठीक है, तो इसकी पहचान है कि हमको वर्ष में 4 से डिवाइड करना पड़ता है। किसमें? वर्ष में। वर्ष में 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर ये पूरा कट जाए, मतलब पूरा डिविजिबल हो जाए, तो हमारा वो कहलाएगा, जो डिविजिबल हो जाए वो कहलाएगा अधिवर्ष, और जो पूरा नहीं कटा उसको क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। तो अब बताइए 2014 जो है वो 4 से डिविजिबल है? नहीं है ना, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? हम 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसको डील करके हमको बताइए। 1987, 1994, 2012, 2021। आप लोग कमेंट करके बताइए तो 1 मिनट में।
कि कौन अधिवर्ष है और कौन लीप ईयर है। ठीक है, सॉरी, कौन लीप ईयर है और कौन साधारण वर्ष है। क्लियर है ना? तो आप लोग बना लिए होंगे क्या? अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा साधारण वर्ष हो गया। 94 4 से डिविजिबल है? नहीं सर, ये भी नहीं है, तो ये हमारा साधारण वर्ष हो गया। 12 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, ये 4 से डिविजिबल, तो ये हमारा हो गया अधिवर्ष। और 21 ये भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि किसी दिए हुए वर्ष को कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग सेंचुरी ईयर को देखते हैं, शताब्दी वर्ष को। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जिसको हम लोग सेंचुरी ईयर्स भी कहते हैं, सेंचुरी ईयर्स भी कहते हैं, वो क्या हुआ? ठीक है, तो ये हमारा देख लो, सपोज कीजिए 1500, 1600, 1900, 2500, ये सब हमारा हो गया सेंचुरी ईयर। एक चीज और अब आता है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। हमने सेंचुरी ईयर देख लिया, तो सेंचुरी ईयर में भी लीप होता है, सेंचुरी में भी लीप होता है। तो सेंचुरी में लीप हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमने वर्ष में ज्ञात किया था अधिवर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, तो उसके लिए हम वर्ष में 4 से डिवाइड किए थे ना, याद है ना आप लोगों को? उसी तरह जब हम शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष है या नहीं, लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं, कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां हर सेंचुरी ईयर के नीचे 400 से डिवाइड करेंगे, हर सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे, और पूरा पूरा जो डिविजिबल हो गया वो हमारा लीप सेंचुरी ईयर हो गया। क्लियर है? जो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया वो हमारा लीप सेंचुरी ईयर हुआ, जो डिविजिबल नहीं है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो आप लोग के सामने ये 3 मैंने शताब्दी वर्ष डाला है, आप लोग इसको बना के कमेंट कीजिए तो कि ये लीप सेंचुरी ईयर है या नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, बनाइए। तो उम्मीद है बना लिए होंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा पूरा कटा नहीं कटा, तो ये हमारा क्या हो गया? साधारण शताब्दी। ये पूरा पूरा कट गया ना 400 से, तो ये हमारा हो गया अधि शताब्दी। ये पूरा पूरा कटा नहीं कटा ना, तो ये हो गया साधारण शताब्दी, और ये भी हमारा साधारण शताब्दी। ठीक है, तो हम लोग साधारण शताब्दी क्या होता है और अधि शताब्दी क्या होता है इसको हम लोग जान गए। तो हमने अभी क्या देखा कि शताब्दी वर्ष में हमारा लीप कैसा होता है, लीप कैसे निकालते हैं और साधारण कैसे निकालते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है वो है कि 2 लीप वर्ष में कितने का अंतर होता है। ये कितने का अंतर मतलब कितने वर्ष का अंतर होता है। अब देखो ये क्वेश्चन में मैं ये पॉइंट लिखा हूं तो कुछ बच्चे के मन में ये हो रहा होगा कि सर ये क्या पूछ दिए, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, मतलब एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर के बीच की वर्ष कितने होंगे, 4 साल होंगे। लेकिन देखो एक कंडीशन ऐसा आता है जहां ये चेंज हो जाता है, मैं उस कंडीशन को लेके आपके सामने आ रहा हूं। उसको देखिए कि सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी
1992 को हुआ। कब हुआ था? 29 फरवरी 1992 को। और आपसे पूछा जाए कि उसका नेक्स्ट जन्मदिन कब होगा, तो बच्चे आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि 29 फरवरी 1996 को उसका जन्मदिन अगला होगा। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन, जो मैं कंडीशन, जिस कंडीशन को आपके सामने रखना चाह रहा था, उस कंडीशन के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ होगा, ठीक है, और उसका नेक्स्ट जन्मदिन कब होगा, तो आप बताएंगे सर 29 फरवरी 1900 को। बिल्कुल, लेकिन नहीं, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यही वो कंडीशन है जहां पे ये 4 साल नहीं होता है, ये हो जाता है पूरा का पूरा 8 साल। कैसे होगा वो देखिए कि 29 फरवरी कब होता है? जब हमारा वर्ष लीप ईयर होता है। और मैं जो ये आपको 1900 लिखा, अभी बताया उन्हें कि अधि शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष, तो क्या ये जो हमारा 1900 है ये हमारा अधि शताब्दी वर्ष है? नहीं है। कैसे नहीं है? 400 से ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए। तो जब ये अधि शताब्दी वर्ष नहीं है तो क्या इसमें 29 फरवरी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कब होगा? तो इसका नेक्स्ट जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखते हैं जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या कोई कैलेंडर दोबारा यूज किया जा सकता है? कोई कैलेंडर दोबारा यूज किया जा सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने 2019 का कैलेंडर समाप्त किया है। 20 तो बहुत गंदा जा रहा है, मैं 19 की बात कर रहा हूं। 2019 का कैलेंडर फिर यूज किया जा सकता है। तो आप लोग बताइए, क्या यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उसी को हम लोग देखते हैं। कि मैंने बताया कि 2019 का कैलेंडर क्या यूज किया जा सकता है दोबारा। तो इसके लिए ट्रिक है कि जो वर्ष है हमारा, ये वर्ष, इस वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो क्या क्या आएगा, ध्यान देंगे। रिमाइंडर आएगा या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या एक रिमाइंडर आएगा, या 2 रिमाइंडर आएगा, या 3 रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा तो कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता है, मतलब शेषफल। तो अगर 0 रिमाइंडर होता है तो 28 साल बाद, 1 रिमाइंडर होता है तो 6 साल बाद, और 2 रिमाइंडर होता है तो 11, और 3 रिमाइंडर होता है तो 11। ये हमारा ट्रिक है एक तरह से, ये नोट कर लेंगे आप लोग। अब एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है हमारा कि सपोज कीजिए कि 1987 एग्जाम्पल, इस कैलेंडर का पुनः यूज कब होगा? तो 87 है, 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। और जब 3 रिमाइंडर आएगा तो इसका ये कब यूज होगा? तो 87 में हम कितना जोड़ेंगे? 3 रिमाइंडर में 11 जोड़ देंगे। तो 87 में 11 जोड़ेंगे तो 1998 को इस कैलेंडर का पुनः यूज होगा। क्लियर है? तो 1-2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आप उसको बना के हमको कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2012, दूसरा 1997, तीसरा 2027। ठीक है, इस तीनों का आंसर हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलेंडर का, इसको ध्यान से देखिए और सीखिए इस चीज को, ठीक है। लिखा हुआ है
पहले तो इस पूरे पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। लिखा हुआ है कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को, नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी को सोमवार हो तो उसी वर्ष के 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी नॉर्मल ईयर में जिस दिन, सपोज कीजिए कि कोई नॉर्मल ईयर है का कैलेंडर हम देख रहे हैं, उसमें 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो उसी वर्ष के 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। ये कंफर्म है, क्लियर है। दूसरे टॉपिक पे चलने से पहले इसका एक एग्जांपल है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है। तो पहले हम लोग देखते हैं 13 क्या है, नॉर्मल है या लीप है, तो नॉर्मल ईयर है। तो अगर 1 जनवरी को सोमवार हो रहा है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल, कौन सा दिन होगा बताइए? सोमवार ही होगा, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अधिवर्ष में, मतलब लीप ईयर में 1 जनवरी को अगर बुधवार हो, 1 जनवरी को अगर बुधवार हो तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यह कहना चाह रहे हैं, पहले हमारा था नॉर्मल ईयर, अब आ गया लीप ईयर में कि अगर कोई लीप ईयर है और 1 जनवरी को अगर बुधवार है इसके अकॉर्डिंग तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहां याद रखेंगे कि अगर नॉर्मल ईयर है तो दिन नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है। तो यहां पे कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। कौन दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं एक चीज कि आखिर ये क्यों बढ़ता है, आखिर ये एक दिन क्यों बढ़ता है। तो ये बढ़ता है क्योंकि इसमें फैब जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है और इसमें फैब हमारा कितने दिन का होता है? 28 डेज का ही होता है, क्लियर है। चलिए अब हम अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। अंतिम पड़ाव है हमारा कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर क्या होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 5 मार्च 2017 को सोमवार है, ठीक है, और है 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहां पे दिन सेम, मंथ सेम, चेंज क्या हो गया? ईयर। क्या चेंज हो गया? ईयर चेंज हो गया। तो एक चीज बताइए अब क्या होगा। तो याद रखेंगे कि अगर मंथ और डेट दोनों सेम हो और दोनों ही ईयर साधारण वर्ष हो तो हमारा मात्र एक दिन की बढ़ोतरी होती है और ये हमारा सोमवार से कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं। चौथा नंबर पॉइंट कहता है कि साधारण वर्ष में अधिवर्ष में जाने पर क्या होगा, और दूसरा हमारा है अधिवर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर क्या होगा। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे पहला हमने देखा कि नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाने पर तो हमारा क्या था? एक दिन बढ़ रहा था। यहां है कि नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में बढ़ने पर, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाने पर और लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में आने पर हमारा कितना दिन बढ़ता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल है कि 5 जुलाई मतलब 5/7/2011 को सोमवार है, तो 5/7/2012 को कौन सा दिन होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था कि साधारण वर्ष से, पॉइंट था कि साधारण वर्ष से अधिवर्ष में जाने पर या अधिवर्ष से साधारण वर्ष में आने पर, ठीक है। तो हमने देखा यहां हमारा साधारण वर्ष है और ये हमारा अधिवर्ष है, ठीक है। तो साधारण से अधि में जाने पर याद रखेंगे, साधारण से अधि में जाने पर या फिर ये हमारा क्या है? अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, लीप ईयर से साधारण वर्ष में जाने पर हमेशा 2 दिन की वृद्धि होती है, मतलब बढ़ जाता है। तो यहां अगर सोमवार है तो यहां पे कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। कौन सा दिन होगा? बुधवार। और यहां अगर सोमवार है तो यहां कौन सा दिन हो जाएगा बताइए?
बिल्कुल बुधवार ही होगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है इस दोनों में, एक ऐसा कंडीशन होता है इस दोनों में जब मात्र एक ही दिन की वृद्धि होती है कि नॉर्मल से लीप में भी गए या लीप से नॉर्मल में गए, फिर भी मात्र एक दिन की वृद्धि होती है। ठीक है, वो कैसे, वो कब होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका, देखो ये 11 है ना, यहां भी 11 मैंने दिया, इसलिए 12 है, 12 मैंने दिया, सिर्फ मंथ और डेट को चेंज कर दिया। अब लिखा हुआ है कि 5 जनवरी 2011 को सोमवार है, तो 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पे मात्र एक ही दिन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहां हमारा था साधारण से अधि जाना था, यहां है अधि से मतलब लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाने पर। यहां है 22/3/2016 को सोमवार है, तो 22/3/2017 को कौन सा दिन होगा, तो यहां भी हमारा एक ही दिन बढ़ेगा। ठीक है, यहां भी हमारा कितना दिन बढ़ेगा, मात्र एक दिन बढ़ेगा। अब एक चीज हमको यह बताना है आपको कि आखिर क्यों ऐसा इस दोनों में क्यों हो रहा है। तो अब आपको मैं बता दूं कि इस दोनों के बीच में, किसी भी 2 वर्ष के बीच में अगर फेब जो आ रहा है उसमें 28 फरवरी है तो एक दिन बढ़ेगा, और फेब में 29 फरवरी है तो 2 दिन बढ़ेगा। बस इसी का फर्क है, फरवरी 28 का ही फर्क है। कैसे फर्क है, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए 2011 का 7वां महीना, मतलब 11 का फरवरी तो बीत चुका, इसमें फरवरी किसका आएगा, 2012 में फरवरी का आएगा, और 2012 हमारा लीप ईयर है, 2012 हमारा लीप ईयर है, तो इसमें हमारा 29 फरवरी होगा, इसलिए इसमें कितना दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा। हम इनमें भी देख लेते हैं, ये 16 है, अब 2016 ही हमारा लीप ईयर है, और कौन सा मंथ है ये, जनवरी है, तो मतलब इसके बाद फरवरी आएगा ना, मतलब इस दोनों के बीच में जो फरवरी आ रहा है किसका आ रहा है, लीप ईयर वाला फरवरी आ रहा है, मतलब 29 फरवरी आ रहा है ना, मतलब इसमें भी 29 फरवरी हो रहा है, इसलिए इसमें कितना दिन बढ़ रहा है, 2 दिन बढ़ रहा है। बट इस केस में आके खुद देख लीजिए आप कि 2011 में हमारा फरवरी ले रहा है, और 2011 हमारा नॉर्मल ईयर है, हमारा नॉर्मल ईयर है, और 2011 का जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें हमारा फरवरी मात्र 28 दिन का ही होगा, इसलिए एक दिन की वृद्धि हुई। सेम कंडीशन 2016 लीप ईयर है, शुरू में है, लेकिन इसका फरवरी इससे पहले बीत चुका है, इसका फरवरी इससे पहले बीत चुका है, और फरवरी किसका लेगा, 2017 का, और 17 हमारा नॉर्मल ईयर है, इसलिए यहां मात्र 28 दिन ही फरवरी में हुआ, और इसमें बढ़ोतरी कितनी होगी, एक ही दिन की होगी। तो ये सिचुएशन हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी। मैं आपके कैलेंडर के पार्ट 1 को यहीं समाप्त करता हूं, आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं आपको लेकर के आऊंगा। मैं इस वीडियो को बहुत स्लो लेकर के चला हूं, और एक एक पॉइंट से आपको रूबरू कराया हूं कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चंस न छूटे। अब मैं आशा करता हूं कि इसको अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ ले, इस वीडियो को पूरा देख ले, तो मेरा उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया करेंगे एग्जाम में। चलिए, ऑल द बेस्ट, और तब तक के लिए जय हिंद।